नमस्कार। ये बीपीएससी एएसओ रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2025 सेट सीरीज, इसमें जो है 150 क्वेश्चन का सेट है। 75 क्वेश्चन जीके जीएस का, 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है। ठीक है, तो इसमें से 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में कराएंगे, पार्ट 2 में कराएंगे 75 क्वेश्चन, दो स्लॉट में कराएंगे हम। मिट्टी की क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। मिट्टी की कमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत को ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। इसको कंपोस्टिंग नहीं कहते हैं, कि मैन्योरिंग कहते हैं, कि मल्चिंग कहते हैं, कि फर्टिलाइजिंग कहते हैं। इसको हम मल्चिंग कहते हैं। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को हम मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग एक सामग्री की सुरक्षात्मक परत है जो मिट्टी की तरह शीर्ष पर फैली हुई है। मल्चिंग मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार, खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। मल्चिंग मिट्टी। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं चक्रण से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। औरंगजेब द्वारा अपने किन दो सर्वोच्च पदधारकों सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? औरंगजेब द्वारा अपने किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंत को मिर्जा राजा का उपाधि यानी खिताब दिया गया था? इसमें से कौन था दो सामंत, इसके बारे में बताइए। राजा रतन सिंह, उदय सिंह द्वितीय, गोविंद चौहान और राणा हमीर, या जय सिंह या जयसवंत, या मानसिंह तोमर या राणा कुंभा। इसमें कौन से दो व्यक्ति थे जिसको मिर्जा राजा को उपाधि दिया था? इसको जय सिंह को और जयसवंत को औरंगजेब ने जसवंत सिंह और जय सिंह को दिया था, मिर्जा राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, इसका विश्लेषण। औरंगजेब द्वारा अपने दो सर्वोच्च पदधारक सामंत जो जय सिंह और जयसवंत सिंह को मिर्जा राजा खिताब दिया था। राजा जयसिंह आमेर का राजा और जयसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सिपाहियों में थे। राजा जयसिंह कहाँ के थे? आमेर के राजा थे। और जयसवंत सिंह मुगल सेना में सेनापति थे। राजा जयसवंत सिंह कहाँ थे? मुगल सेना में सेनापति थे। और राजा जयसिंह आमेर के राजा थे। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। दक्षिण अभियान जब औरंगजेब कर रहे थे, राजा जयसिंह को नियुक्त किया था। बीजापुर के विरुद्ध अभियान में असफल होने के बाद 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। बीजापुर के विरुद्ध अभियान में असफल होने के बाद 1667 में बुरहानपुर में राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी। राजा जयसिंह की मृत्यु 1667 में बुरहानपुर में हुई थी। राजा जयसिंह को औरंगजेब ने अफगानिस्तान की सीमा पर भेजा था। राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने अफगानिस्तान की सीमा पर भेजा था। राजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर हुआ था। राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब का अफगानिस्तान में भेजा था और उसको 1678 में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर उनकी मृत्यु होता है। राजा जसवंत सिंह का। इन दोनों को मिर्जा गालिब का खिताब दिया था औरंगजेब ने। 1667 में राजा जयसिंह की मृत्यु हुई थी और राजा जसवंत सिंह की मृत्यु जो हुआ था 1678 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? कितने सदस्य हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4 होते हैं, या 1/4 सदस्य, 3/4 सदस्य, या 1/4 सदस्य, या 1/3 सदस्य, या 2/3 सदस्य? कितने होते हैं 2 साल में? देखिए, राज्यसभा में कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा में जो होता है ना, राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हर दो साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ताकि इसलिए राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। वो कभी विघटन नहीं होता है राज्यसभा का सदस्य। और राज्यसभा का जो 5 सभापति होता है, आर्टिकल 64 के तहत
उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदन सभापति होता है। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लीजिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान लेते हैं। राज्यसभा का गठन जो होता है 3 अप्रैल 1952 को हुआ था राज्यसभा का गठन, और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाई गई है। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं। बुजुर्गों के निकाय सदन के रूप में भी जाना जाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन तो बोलबे करता है, उसके बाद बुजुर्गों के निकाय सदन भी बोलते हैं उसको। राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन होता है। संसद जो होता है, संसद राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति से बनता है। संसद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से बनता है। लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। तो लोकसभा जो है ना, लोकसभा 79 में संसद है, 80 में लोकसभा, राज्यसभा राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। ठीक है ना। और इसमें जो है राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, 250, जो वर्तमान में 245 राज्यसभा सदस्य हैं। और राज्यसभा में 12 सीट जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदन सभापति होता है, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं। ये आर्टिकल 64 में ये कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? इल्तुतमिश ने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, या बलबन ने किया था? देखिए, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों कौन सा है? गुलाम वंश में थे। खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के थे। गयासुद्दीन बलबन किस वंश के थे? तुगलक वंश के। इसमें गयासुद्दीन बलबन जो है, बलबन भी गुलाम वंश के ही हैं। बलबन भी गुलाम वंश के हैं। ठीक है। और ये खिलजी वंश के हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत पर अभियान करने वाले जो थे सुल्तान सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी थे। इसका विश्लेषण देखिए। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक काफूर ने भेजा था दक्षिण भारत के अभियान के लिए, की विजय के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्या राज्यों पर मलिक काफूर के नेतृत्व पर आक्रमण किया था। किस पे? देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांड्य राज्यों ने मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के विजय का मुख्य कारण श्रेष्ठ सेना एवं मलिक काफूर का योग्य नेतृत्व था। दक्षिण भारत के विजय के लिए मुख्य कारण ये था, उसका श्रेष्ठ सेना था एवं मलिक काफूर का नेतृत्व था, योग्य नेतृत्व। और दक्षिण भारत के राज्यों का पराजय का मुख्य कारण एकता का अभाव था। दक्षिण भारत के पराजय का मुख्य कारण क्या था? एकता का अभाव था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। अब अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा के उनके संरक्षक डैश का आधिकारिक इतिहास है। तो ये कौन से इसका? शाहजहां होगा इनका आंसर। अब्दुल हामिद लाहौरी की कृति बादशाहनामा के संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। बादशाहनामा में बादशाह के अकाल के बारे में चर्चा है। ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 ईस्वी में। 1498 में तो पुर्तगाली भारत आया था, और कब्जा उसको 1510 ईस्वी में किया था। इसका विश्लेषण पुर्तगाली द्वारा 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। 1509 में अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को छीन लिया था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था।
मतलब गोवा यूसुफ आदिल शाह के अंतर्गत था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे, उससे गोवा छीना गया था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में वहीं पर कब्जा शुरू किया। गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया। गोवा को ही पुर्तगालियों ने व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय बनाया। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार किया। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने मलक्का और 1515 ईस्वी में हारमुज पर अधिकार किया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। अल्मेडा 1505 से 1509 में ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किया था। अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? राजस्थानी है कि मधुबनी है कि मुगल कालीन है कि भित्ति है? तो इसमें भित्ति चित्रकला है। ठीक है। तिरुवरीर और अजंता के मंदिरों में ना आप देखेंगे भित्ति चित्रकला है, दीवार में उखेरा हुआ कुछ चित्रकला है, उसमें आप देखेंगे तो इसका विश्लेषण। तिरुवरीर और अजंता के मंदिरों की भित्ति चित्रकला है तो देख लिए। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास का आरंभ भित्ति चित्रों से ही होता है। भारतीय चित्रकला के गौरवशाली का इतिहास का आरंभ जो होता है ना भित्ति चित्रों से ही होता है। बादामी, चित्तानवासल, एलोरा, बाग, अजंता आदि में भित्ति चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। ठीक है ना। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की गुफाओं में बने चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाओं में बने जो चित्र हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफा की खोज जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। अजंता की गुफा की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने 1819 में की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय के विरोध करते हुए थी? लाला लाजपत राय के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, लाठी खाने से मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। इनका विश्लेषण सुन लें। और देखिए, मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909, रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट कितना है? 1919 में रॉलेट एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, और ये इसका साइमन कमीशन आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का विश्लेषण देख लीजिए। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिससे लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। किससे लाठी लगी थी? जेम्स स्कॉट के द्वारा जो है ना बेरहमी से लाठी लगी थी, लाठीचार्ज किया गया था जेम्स स्कॉट के द्वारा, उसकी लाठी लगी थी, इसलिए 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को राज्य सचिव बर्केनहट द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता भी है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 को। कौन सा सचिव कौन था उसका? बर्केनहट था। बर्केनहट उसका सचिव थे। साइमन आयोग के अध्यक्ष जॉन साइमन कमीशन थे। साइमन आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। साइमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के 7 सदस्य थे। ठीक है ना। 7 सदस्य में कितने थे? 7 सदस्य थे। 7 सदस्य अंग्रेज होना ही इसके विरोध का प्रमुख कारण था। बिल्कुल सही बात है। 7 सदस्य अंग्रेज होने के कारण ही ना इनका विरोध किया गया था। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन जब हुआ उसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 27 दिसंबर 1927 में मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन में पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मद्रास किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का पूर्ण बहिष्कार करने का निर्णय लिया था? तो आप बोलेंगे मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन में 1927 में। 27 दिसंबर 1927 में मद्रास में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया था। 1927 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? M.A. अंसारी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि साइमन कमीशन से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए ये बन जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1927 में, इनके अध्यक्षता किसने किया था? M.A. अंसारी ने किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था।
भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को। तत्पश्चात संपूर्ण भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी की तरफ से किसने सेना का नेतृत्व किया था? आप सबको पता होगा सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था प्लासी का युद्ध में सेना का नेतृत्व, ठीक है ना। सेना का नेतृत्व किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसका भी विश्लेषण देख लीजिए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया तथा दूसरी ओर सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन और मोहनलाल अंत तक युद्ध करता रहा। ठीक है, सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन और मोहनलाल अंत तक युद्ध करता रहा, ठीक है ना। तो अंत तक युद्ध करने लगा मीर मदन और मोहनलाल, ये क्वेश्चन पूछता, ज़्यादातर हर किताबों में ये सब मिलता नहीं है। युद्ध के पश्चात मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बैग द्वारा करवा दिया। युद्ध के पश्चात मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के जो पुत्र मीरन था, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बैग द्वारा करवा दिया था। मीर जाफर का पुत्र मीरन ने मोहम्मद बैग द्वारा करवाया था सिराजुद्दौला की हत्या। मीर जाफर का पुत्र मीरन था, मीरन ने मोहम्मद बैग से सिराजुद्दौला की हत्या करवाया था मुर्शिदाबाद में, ठीक है, युद्ध के पश्चात। इतिहासकारों द्वारा मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। इतिहासकारों द्वारा मीर जाफर जो है ना, इसको क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहते हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा, ठीक है। 10 नंबर, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? इसको सबके बारे में पता होगा इसके बारे में। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। इसमें कुछ महत्वपूर्ण लेखक के नाम हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये तो पता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति रॉय, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए पता होगा। देखिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए। 2 years 8 month and 28 night, 2 years 8 month and 28 night, 2 years 8 month and 28 night किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 2 years 8 month and 28 night, 2 years 8 month and 28 night सलमान रुश्दी की पुस्तक है। दूसरा है 5 Point Someone हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, 5 Point Someone और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत का। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ कौन है? हेलन केलर। क्रिकेट दौरान जतिन प्रांजपे और आनंद बसु, हैं क्रिकेट दौरान जति। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध किसने लिखा है? डॉक्टर जसवंत राठी। ये सब महत्वपूर्ण नाम थे। क्वेश्चन आगे, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के भारतीय सदस्य थे। इसका साल बताइए, किस वर्ष भारतीय सदस्य बने थे? ये आपको 1892 ईस्वी में भारतीय सदस्य बने दादा भाई नौरोजी यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में। देखिए हाउस ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके में जो संसद का नाम है उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ कॉमन्स वहाँ को हम निम्न सदन बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं उसको उच्च सदन। जैसे हम अपने सदन में 2 सदन ही है, जैसे राज्यसभा लोकसभा होता है, राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है और लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है। वैसे हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन में, उसको निम्न सदन बोलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो ब्रिटेन में होते हैं वो उच्च सदन बोलते हैं। लेकिन हमारे भारत में भी ब्रिटेन के जो संसदीय प्रणाली लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया संसदीय प्रणाली, ठीक है ना। आगे इसका एनालिसिस देखें। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी 1892 में, ये साल रखना बहुत जरूरी याद है। नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी से टिकट पर
फिनसरी सेंट्रल में से चुनाव जीता था। कहाँ से जीता था? 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के थ्रू, लिबरल पार्टी के से टिकट मिला था उनको। लिबरल पार्टी से फिनसरी सेंट्रल से फिनसबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था उन्होंने। दादा भाई नौरोजी का भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं? भारतीय राजनीति का पितामह भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। 1825 में उनका जन्म हुआ था। 4 सितंबर 1885 में हुआ था, पारसी परिवार में हुआ था। मुंबई में पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। मुंबई में पारसी परिवार में जन्म हुआ था उनका। ठीक है। नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबिल माना जाता है। नौरोजी का एक पुस्तक है ना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का क्या कहते हैं? बाइबिल कहते हैं। नौरोजी ने 1835 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। नौरोजी ने क्या किया? 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। लंदन ईस्ट एसोसिएशन की स्थापना किया था 1865 में लंदन में किया था, इसकी स्थापना की थी। तथा 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। 1865 में लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की थी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किया था? 3 बार की थी दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। 1886, 1893 और 1906 ये 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिए थे भारत में। इसको कलकत्ता, ये लाहौर, कलकत्ता, CLC कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। 1886, 1893 और 1906 3 बार भाग लिया था दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार। दादा भाई नौरोजी ने 1851 में रहनुमा मजदायसन सभा, 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रगोप्तर का प्रकाशन किया था। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? रहनुमा मजदायसन। 1851 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? रहनुमा मजदायसन। और 1854 में पाक्षिक पत्रिका राष्ट्रगोप्तर का प्रकाशन किया था। दादा भाई नौरोजी ने स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी से संबंध एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी का और भी देख लीजिए, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में संबंध एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके हैं। एलिफिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक भी रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में। दादा भाई नौरोजी का निधन 91 वर्ष की अवस्था में 30 जून 1917 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया था। किस वर्ष भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था? 1990 में। 1990 में भारत को ये दिया था, भारत रत्न दिया था। अंबेडकर को भारत रत्न मरणोपरांत मिला था। 1990 में भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश द्वारा पुस्तक जो लिखी है किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है ना, दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। 1875 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। और दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1824 में हुआ था। इनका जन्म 1824 में गुजरात के मोजराबी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? गुजरात के मोराबी के टंकारा में हुआ था। मोराबी के टंकारा में हुआ था दयानंद सरस्वती का जन्म। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम अगर बोलिएगा
बचपन का नाम था इनका मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में, इसने ना 1875 में ही इन्हें हिंदी हिंदी भाषा में लिखा था सत्यार्थ प्रकाश को, और 1875 में लिखा था, 1855 में ही 1875 में ही बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। बम्बई में इन्हें आर्य समाज की स्थापना किया था। दयानंद सरस्वती ने ही बोला था, इन्होंने ही कहा था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा था? और वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार कुंभ मेले में पाखंड खंडनी पटाखा फहराया था 1867 ईस्वी में। 1867 में इसने ये 1867 में पाखंड खंडनी नामक का झंडा भी फहराया था कुंभ मेला में, हरिद्वार के कुंभ मेला में। इसने दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था, इसके बारे में एनी बेसेंट ने क्या कहा था कि स्वामी दयानंद वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। दयानंद सरस्वती के बारे में एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती वह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, एनी बेसेंट ने कहा था इसके बारे में, वह प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत भारतीयों के लिए है, ऐसे व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? डैश में बाईचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। जन्मस्थल के बाद निर्मित किया गया है। बाईचिंग भूटिया लेप्चा ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये सब आपको सिक्किम में मिलेगा। इसका आंसर सिक्किम में है। तो इसमें सिक्किम में बाईचिंग भूटिया के नाम से फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। ठीक है, बाईचिंग भूटिया उनका नाम था, ये भी फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका विश्लेषण देख लीजिए। सिक्किम में बाईचिंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया। सिक्किम के नामची एवं भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान, सिक्किम के नामची में नामची एक स्थान है सिक्किम में, भारतीय फुटबॉल के फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे बाईचिंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम बनाया गया था, सिक्किम में बनाया गया। 1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया 2011 में फुटबॉल से संन्यास ले लिए थे। बाईचिंग भूटिया फुटबॉल से संन्यास कब लिए? 2011 में लिए संन्यास। ठीक है, 2011 में संन्यास लिए और 1995 में इन्होंने पदार्पण किया था, शुरुआत किया था। वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर थे। बाईचिंग भूटिया भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड, 2008 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन 1975 में पारित किया था। 22वां राज्य तो बना 1975 में, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, लेकिन 35वां संविधान संशोधन में जो है ना, इनको सह राज्य बनाया था 1974 में। 35वां संविधान संशोधन में इनको 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसको 22वां राज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? देखिए, गुजरात में पारादीप कहाँ है आपको पता है? पारादीप उड़ीसा में है। और हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। हजीरा कहाँ है? हजीरा बंदरगाह कहाँ है? हजीरा बंदरगाह आपका गुजरात में। गुजरात का कौन सा बंदरगाह हो गया? हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। ठीक है ना। और आपका एक इसका एनालिसिस देख लेते हैं। हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोस्ट है हजीरा बंदरगाह। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे कांडला हो गया, बेदी हो गया, मुद्रा पोर्ट हो गया, जामनगर पोर्ट हो गया, जामनगर को हम एक्सिका भी बोलते हैं, ओखा पोर्ट हो गया जो पोरबंदर में है, और भावनगर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है।
पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक से है। वही संबंध ब्रिक का किससे है? हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक का किससे है? ब्रिक मतलब क्या होता है? ब्रिक मतलब क्या होता है? किडनी। ब्रिक मतलब किडनी। जो हृदय कार्डियोलॉजिस्ट है, ऐसे ब्रिक का संबंध किससे होगा? किडनी नेफ्रोलॉजी से है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जिस प्रकार हृदय का इलाज से संबंधित विज्ञान कार्डियोलॉजी से है कहते हैं, उसी प्रकार ब्रिक इसका इलाज से संबंधित नेफ्रोलॉजी कहते हैं। प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग को प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? P होगी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हो यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग संकुचित होगी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रभावित हो तो स्प्रिंग संकुचित होगी। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है। देखिए, कक्षा में सबसे पीछे बैठे कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे व्यक्ति को अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है? देखिए, पीछे से मतलब पढ़ सकता है, लेकिन नजदीक वाला जो सामने बैठा वो नहीं पढ़ पाता। मतलब उसको निकट का दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब उसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। दूर का जो चीज जो उसको दिखाई देता है वही दोष है, जो दिखाई नहीं देता वो दोष नहीं है। दूर का दिखाई दूर दोष नहीं है। निकट का दिखाई दे रहा है, निकट का दिखाई नहीं दे रहा, मतलब निकट का दूर का तो पढ़ सकता है वो, लेकिन निकट का नहीं पढ़ सकता। इसका मतलब क्या है? उसको दूर का तो श्याम पट पे बैठे व्यक्ति पढ़ सकता है, लेकिन दूर का पढ़ सकता है, लेकिन किताब नीचे सामने का नहीं पढ़ सकता है। मतलब जो नज़दीक वाला नहीं पढ़ सकता है। जो नज़दीक का नहीं पढ़ सकता उसका क्या होगा? विद्यार्थी के नेत्र के निकट बिंदु उससे दूर हो सकते हैं। निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। जो दूर का देख लेता है उसी को जो निकट का देख नहीं पाता उसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। हाँ, 44 नंबर में क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? उत्प्लावन बल का सिद्धांत देता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइन आर्किमिडीज का सिद्धांत है? नहीं, डिजाइन नहीं। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन, हाँ, पंखों की डिजाइन आर्किमिडीज सिद्धांत का सिद्धांत नहीं है बोला है। तो हवाई जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन करेगा तो ना उत्प्लावन बल का सिद्धांत देता है ना। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जहाज में उत्प्लावन बल का सिद्धांत देता है, लेकिन पंखों का डिजाइन में आर्किमिडीज सिद्धांत का कोई योगदान नहीं है। ये बर्नौली थ्योरम से है। पंखों का सिद्धांत किससे होता है? बर्नौली थ्योरम है पंखों का सिद्धांत। ठीक है, तो कौन सा आधारित नहीं है बोला? तो यही नहीं है। हाइड्रोमीटर और लेक्टोमीटर ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग निम्न है, इसमें कि एक जहाज और पनडुब्बियों का डिजाइन ये भी है। हाइड्रोमीटर एवं लेक्टोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 45 नंबर, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होगा। केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होगा। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होगा गुरुत्वाकर्षण बल। कि द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होगा। ये तो सही है, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये बात भी सही है। 46 नंबर क्या है? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जो निकट दृष्टि हो तो उसको मायोपिया बोलते हैं, हाइपरपिया बोलते हैं, मोतियाबिंद या प्रसव देखिए। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं और निकट दृष्टि दोष उसको मायोपिया बोलते हैं। यही है ना? हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं। इसको दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। तो इसका निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया। ठीक है, 46 का है। 47 नंबर, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है। क्यों दिखता है लाल? क्योंकि बड़ी तरंग दैर्घ्य जो होता है ना, मतलब कि
आप लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जिसका वेवलेंथ जिसका सबसे ज़्यादा उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा, तो स्कैटरिंग जिसका कम होगा, इसलिए लाल रंग सबसे ज़्यादा दिखता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल हमको दिखता है, इसीलिए है क्योंकि जब हम रंग का देखते हैं ना तो सबसे सबसे ज़्यादा मतलब कि वेवलेंथ जिसका होता है, जिस रंग का, उसका प्रकीर्णन भी उतना कम होता है। जैसे बैगनी का सबसे कम वेवलेंथ है तो उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा है तो प्रकीर्णन उसका कम होता है, स्कैटरिंग कम होता है। इसका आंसर ये नंबर हो जाएगा। बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, इसलिए लाल रंग हमको ज़्यादा दिखाई देता है। ट्रैफिक रूल जो सिग्नल होता है वहाँ पर भी लाल रंग का प्रयोग रोकने के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए आदमी को स्पष्ट दिखाई दे सके। 48 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है, ये पूछा है। कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है इसमें प्रकाश का? अपवर्तन का उदाहरण देखिए क्या है, इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन का उदाहरण है, वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष। और तारों का टिमटिमाना, ये क्या है? तारों का टिमटिमाना क्या है? ये तो अपवर्तन का उदाहरण है, तारों का टिमटिमाना। इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है ना, ये भी अपवर्तन से होता है क्या? अपवर्तन, इंद्रधनुष का जो बनता है वर्ण विक्षेपण 7 रंग बनते हैं, लेकिन इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है वो अपवर्तन से ही होता है, ठीक है। और मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी अपवर्तन से होता है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, इसको अपवर्तन बोलते हैं। इसको अपवर्तन नहीं बोलते हैं, सॉरी, अस्त होते हुए सूर्य का लाल होना इसको अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा इसका, इसको अपवर्तन का उदाहरण यही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इंद्रधनुष का निर्माण और तारों का टिमटिमाना एवं मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सब अपवर्तन के उदाहरण है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन के उदाहरण है प्रकाश का, ठीक है। इन धनुष के निर्माण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होते हैं। इन धनुष जो है उसमें अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण होते हैं। इसमें वर्ण विक्षेपण जो होते हैं, इसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इसमें सहायक होते हैं। इन धनुष में आकाश में 7 रंगों की पट्टियां, 7 रंगों की पट्टियां सूर्य के विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। सूर्य की तरफ आप खड़े रहेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूर्य के विपरीत रहेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। जब सूर्य दोपहर के समय सूर्य जब माथे पर रहता है हमारा, तो उस समय नहीं दिखाई देगा आपको इंद्रधनुष। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व x के मध्य एक रिश्ता बताएं, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा v स्क्वायर रेसिप्रोक v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/p, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 1 है। 2 8 13 1 है। क्रोमियम का कितना होता है? 24 को 2 8 13 1 है। इसको कैसे लिखते हैं? 2 8 12 2 होना चाहिए, लेकिन 2 8 13 1 होता है। इसका वास्तविक विन्यास इतना होता है, लेकिन इतना होना चाहिए 2 8 12 2, इसका 24 का 2 8 2 10 10 2 12 12 24 इसका इलेक्ट्रॉनिक में होना चाहिए, लेकिन 2 8 13 1 13 1 14 14 26 2 22 2 24 ये भी हो रहा है, लेकिन ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम का 24 होता है। भारत में उत्तरी पूर्वक भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप क्या है? जब उत्तरी पूर्व में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको क्या बोलते हैं हम? झूमिंग कृषि बोलते हैं। झूमिंग कृषि भारत के उत्तरी भूभाग में जो है ना, उत्तरी पूर्वी भूभाग में की जाने वाला स्थानांतरित कृषि है। झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि सबसे प्राचीन पद्धति में बोलते थे इसको। और क्या इस उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग कृषि बोलते हैं। मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में, एमपी या छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोलते हैं हम? एमपी या छत्तीसगढ़ में कौन सी कृषि बोलते हैं? दीपा या डाहिया या बेबर कृषि भी बोलते हैं एमपी छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा में क्या बोलते हैं? पामा डाबी और कोमान या बरीगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। झूमिंग जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। झूमिंग या स्थानांतरित कृषि भारत का सबसे
प्राचीन पद्धति है। झूमिंग के तहत कृषि विशेष स्थल की वनस्पति को काट कर या जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उसे कृषि किया जाता है। झूमिंग कृषि इसको बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि भी उसी को बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि में कर्तन एवं दोहन का प्रयोग होता है। कर्तन मतलब काम करके उसको जला के दहा के उसको, या फिर पेड़ी पद्धति भी कहा जाता है कर्तन एवं दोहन। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे राज्य के स्थानांतरित कृषि के नाम इस प्रकार हैं। उत्तर पूर्वी भाग में झूम या झूमिंग बोलते हैं। मध्य प्रदेश में दीपा या डाहिया या फिर बेबर बोलते हैं। उड़ीसा में उसको पामाडाबी या कोमान या फिर बरिंगा बोलते हैं। राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं, वाता या वालतेर। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेडा। पश्चिमी घाट में उसको क्या बोलते हैं, कुमारी। हिमालय क्षेत्र में उसको खीर बोलते हैं। झारखंड में उसको कुरुआ बोलते हैं। झारखंड में उसको क्या बोलते हैं, कुरुआ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, असम में, मध्य प्रदेश में, कहाँ है। धूपगढ़ की पहाड़ियां जो है ना आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत की जो है ना, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी है इसका धूपगढ़। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, सतपुड़ा चोटी का। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार की ही भाग है। यह एक ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं सतपुड़ा को। सतपुड़ा को हम क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच बहती है। सतपुड़ा श्रेणी जो है ना, नर्मदा, इधर से एक नर्मदा नदी बह रही है, इधर से एक ताप्ती नदी बह रही है, इसके बीच में जो है ये है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती के बीच बहती है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है, ये आपके नर्मदा जिला में है। बिहार के ककोलत जलप्रपात 32 किलोमीटर दक्षिण में है। नवादा शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण है। ककोलत जलप्रपात जो है कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। ककोलत जलप्रपात, ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा आपसे तो 48 मीटर या फिर 160 फीट। 160 फीट, 48 मीटर या 160 फीट। ठीक है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की और भी रचना है बहुत सारी। तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना और क्या क्या है, मेला आंचल। मेला आंचल। दूसरा है परती परिकथा। परती परिकथा। जुलूस कितने चौराहे। पलटू बाबू। आदिम रात्रि की महक। इत्यादि। ये सारे फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मेला आंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू, आदिम रात्रि की महक। ठीक है। ये सारे फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मारे गए गुलफाम भी उन्हीं की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है, ये मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क। मुजफ्फरपुर के मेगा फूड पार्क की लगभग लागत जो है ना, इसका 400 करोड़ की लागत में मेगा फूड पार्क इसमें बनाया गया। 400 करोड़ की लागत में मुजफ्फरपुर में पहला मेगा फूड पार्क है मैदा। बिहार विभूति उपनाम से किसे जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, सत्येंद्र नारायण सिंह को, या इनमें से कोई नहीं। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति बोलते हैं। बिहार केसरी किसको बोलते हैं, इसमें बिहार केसरी किसे कहते हैं, इसे कहते हैं बिहार केसरी। इसे कहते हैं बिहार केसरी। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। इसे कहते हैं बिहार विभूति। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार
विभूति कहते हैं। ठीक है, इसको सत्येंद्र नारायण सिंह को सत्येंद्र नारायण सिंह को क्या बोलते हैं? छोटे साहब। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब बोलते हैं। 57 नंबर, एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? पता होगा सबको, लेबनान की राजधानी बेरूत। हनोई किसकी राजधानी है? लेबनान की राजधानी बेरूत। तो हनोई किसकी राजधानी है? वियतनाम की हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई। और निकोसिया किसकी राजधानी है? साइप्रस। अभी मोदी जी गए थे यहाँ पर। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया। असाना किसकी राजधानी है? यमन की राजधानी क्या है? साना। मालदीव का माले है। सीरिया का दमिश्क है। बताइए। 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? मराठा अफगान के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था 1526 में, और एक हुआ था 1556 में, एक हुआ 1761 में। ये हुआ था बाबर और लोधी के बीच में। लोधी वंश के संस्थापक लोधी थे। और दूसरा हुआ था किसके किसके बीच में? बाबर और किसके बीच में हुआ था दूसरा वाला? पानीपत का दूसरा लड़ाई। दूसरा युद्ध हुआ था इसमें, इसके बीच हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। विक्रमादित्य हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुआ था। और तीसरा हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली द्वारा। अहमद शाह दुर्रानी या अहमद शाह अब्दाली बोलिए। अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी बोलिए, एक ही बात है। तीसरा युद्ध, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, पानीपत का ये तीसरा युद्ध हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? तो 1761 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन का विश्लेषण देख लेते हैं। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को मराठा सेना की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा के बीच हुआ था, उसका पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 ईस्वी में कंधार का स्वतंत्र शासक बना। नादिर शाह की हत्या के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है ना, 1747 में कंधार का स्वतंत्र शासक बना। पानीपत के तीसरा युद्ध के संदर्भ में जदुनाथ सरकार ने, पानीपत के थर्ड युद्ध के संदर्भ में जदुनाथ सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा, महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई ना कोई व्यक्ति ना खोया हो। ये जदुनाथ सरकार ने कहा था तीसरा युद्ध में। पानीपत के तीसरे युद्ध के संदर्भ में एक व्यापारी ने कहा था कि 2 मोती विलीन हो गए। एक व्यापारी ने तीसरा युद्ध के बारे में क्या कहा? 2 मोती विलीन हो गए, 2 मोती विलीन हो गए और कई सोने की मोहरें भी खो गई। चांदी और कांसे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। व्यापारी ने यह कहा, मतलब जदुनाथ सरकार ने यह कहा कि महाराष्ट्र का शायद ही कोई परिवार बचा होगा जिसने कोई ना कोई व्यक्ति ना खोया हो। और पानीपत के तीसरे युद्ध के संदर्भ में एक व्यापारी ने कहा कि 2 मोती विलीन हो गए और कई सोने की मोहरें भी खो गई और चांदी के कांसे की गणना तो की ही नहीं जा सकती। चांदी और कांसे की गणना, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति इसमें चले गए और ऐसे तो कई लोग चले गए, इसका कोई गणना ही नहीं की जा सकती। इस तरह से हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना जापान यूनाइटेड नेशन का संबंध? 45 में, 54 में, 56 में, 1960 में। 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना था। जापान यूनाइटेड नेशन का सदस्य कब बना? 1956 में बना। ठीक है, जापान 1956 में यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। 24 अक्टूबर 1947 को यूनाइटेड नेशन बना और 30 अक्टूबर को भारत ही संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र
के सदस्य राष्ट्रों की संयुक्त राष्ट्र सदस्य के राष्ट्रों की संख्या 193 है। यूनाइटेड नेशन के राष्ट्रों की संख्या 193 है। 193वां देश जो है साउथ सूडान है। 193वां देश साउथ सूडान है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? जनगणना जब सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस भारत में सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ये तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है। इसमें से एनालिसिस में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो देख लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य के जनसंख्या घनत्व भारत का सबसे कम जन घनत्व है। जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं? कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मतलब कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है तो जनसंख्या घनत्व निकलता है। कुल जनसंख्या अगर मान लीजिए 10 है और 1 किलोमीटर के एरिया में 10 व्यक्ति है, तो यानी 2 किलोमीटर के एरिया में मान लीजिए 10 व्यक्ति है, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व निकल गया। ये हिसाब है। इसका तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या के हिसाब से माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और इसका जो आयुक्त कौन था? चंद्रमौली साहब थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली। ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है। सर्वाधिक जनगणना घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले 5 राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य कौन है? तो सबसे पहले तो बिहार हो गया, सबसे ज़्यादा 1106 व्यक्ति, 1106 प्रति वर्ग व्यक्ति बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद केरल हो गया। पश्चिम बंगाल में 1028 है, केरल में 860 है, उसके उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 593 है। 5 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। तो बिहार है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या के 2011 के जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। 11,320 किलोमीटर है, 11,320 प्रति व्यक्ति है, मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दिल्ली में। मतलब कि अगर राज्य पूछेगा जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा, तो बिहार है। अगर केंद्र शासित पूछेगा तो कौन सा है आपका? दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। 46 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है न्यूनतम जनसंख्या वाले। यूटी अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व वाला यूटी पूछेगा तो ये हो गया अंडमान निकोबार। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया? भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल? तो कांडला का नाम रखा गया था, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है। कांडला बंदरगाह का नाम रखा गया था दीनदयाल बंदरगाह। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाहों का। भारत में कांडला बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह का नाम रखा गया। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह को मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तूतीकरियन बंदरगाह कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकरियन बंदरगाह कहाँ है? कोरोमंडल तट पर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोचीन बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एन्नूर बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया। एन्नूर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। 1939 में क्या हुआ था? त्रिपुरा अधिवेशन से 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद त्रिपुरा अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था।
इसका जन्म कब हुआ था? सुभाष सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म। इसको 23 जनवरी के दिन में हम पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी समाजवादी विचारधारा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300 का ए। ये आर्टिकल पहले 31 में था, आर्टिकल 31 में पहले था, इसको अब 300 ए में कर दिया। इसको हटाया कब था? 300 ए में कब लाया गया? 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, इसके द्वारा इसको यहाँ पर 300 ए, आर्टिकल 300 ए में जोड़ा गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? 63 नंबर का एनालिसिस देखना है। चलिए दिखा देते। अनुच्छेद 301 की संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकालकर भाग 7 में विधिक अधिकार के परिवर्तन के अनुच्छेद 300 ए में जोड़ा गया। भाग 7 नहीं, सॉरी, भाग 12 में इसको 300 ए में जोड़ा गया, स्थगित स्थापित किया। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में नागरिकों के निजी संपत्ति का अधिकार को मानवाधिकार घोषित कर दिया 2020 में। ठीक है, नागरिक की निजी संपत्ति का अधिकार को मानवाधिकार घोषित कर दिया। 258 का ए में देखिए क्या है। 258 का ए में ये कहता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य या जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति सशर्त या बिना शर्त सौंप सकते हैं। 258 का ए, राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी विषय से संबंधित कोई भी काम उसको कार्यपालिका शक्ति सशर्त या बिना शर्त, शर्त के साथ या बिना साथ उसको सौंप सकता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। 292 में क्या कहता है? केंद्र सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा ऋण लेने से संबंधित का प्रावधान है। 292 में केंद्र सरकार द्वारा ऋण लेने से संबंधित है, और 293 क्या है? राज्यों द्वारा ऋण लिए जाने से संबंधित प्रावधान है। 322 में क्या है? 322 के तहत यह कहता है कि लोक सेवा आयोगों के व्यय का ब्यौरा, लोक सेवा आयोगों के व्यय मतलब लोक सेवा आयोग में क्या खर्चा, उसका ब्यौरा 322 में देना आपको। ठीक है। 64 में क्या है? मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि का मुख्य नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती, एक ही खेती में एक साथ ही 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती करना, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, यही मिश्रित कृषि है। पशुओं की पालन करना और फसलों की खेती एक साथ करना, पशुओं का पालन और फसलों की खेती दोनों एक साथ करना मिश्रित खेती है। ठीक है ना। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये देखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये ओपेक का सदस्य है। ओपेक का फुल फॉर्म हो गया ये। अब इसके सदस्य कौन सा नहीं है पूछा है। इनमें से कुछ 13 देशों का संगठन है ओपेक में। ओपेक में कुल कितने हैं? 13 देश के सदस्य हैं। 13 देशों में से इसमें केन्या जो है ना, केन्या, ये इनका सदस्य नहीं है, बाकी सारे हैं। 13 देश कौन कौन सा एक बार हम लिखा देते हैं आपको। नंबर 1 में है सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान,
इराक, कुवैत, ठीक है, लीबिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया था कांगो। ठीक है, ये 13 देश जो हैं इसमें शामिल हैं। तो इसमें 13 देश शामिल है। केन्या इसमें कहीं आपको दिखेगा नहीं। सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, अंगोला, यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और नाइजीरिया और कांगो, ये 13 देश जो है ना इसमें ओपेक में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है। ये तो सही बात है, ये तो सही कथन है, ये गलत नहीं है, ये तो सही कथन है ना। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति लाए थे। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, बिल्कुल सही बात, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। ये भी बात सही है, मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच में है, नहीं यही गलत है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये वाला गलत है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से ये वाला आपका सही है, ऑप्शन के हिसाब से ये सही है, ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से यही सही है। ठीक है, और भारत चीन के बीच में कौन सा रेखा है? मैकमोहन लाइन रेखा है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती? कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती? संपदा कर जाती, सीमा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा भी की जाती है, उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा की जाते हैं, वृत्ति शुल्क और स्टाम्प शुल्क ये केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती है। ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं की जाती है वृत्ति शुल्क और स्टाम्प शुल्क। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? दोदा बेटा नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो कहाँ है? महेंद्रगिरी पर्वत पूर्वी घाट में स्थित है। इसमें बोला पूर्वी घाट में कौन सा स्थित है? महेंद्रगिरी ही पूर्वी घाट में स्थित है, ये पूर्वी घाट में स्थित है। पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में। मुकुर्ती कहाँ है? महेंद्रगिरी जो है ना पूर्वी घाट की स्थित दूसरी सबसे ऊंची शिखर है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। पहला तो ये अन्नामलाई होगा, ये अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी जिंदावाड़ा है। पूर्वी घाट की सबसे उच्चतम चोटी जो है ना, इसकी सबसे उच्चतम चोटी बोलेगा उच्चतम चोटी जिंदागढ़ा 1690 मीटर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये। महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी उड़ीसा के गंजाम जिले में पाई जाती है। कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के गंजाम जिले में पाए जाते हैं महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है ना, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अगर पूछेगा तो अन्नाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पर्वत पर, ये 2695 मीटर की हाइट में है। और जबकि दूसरा पूछेगा दक्षिण भारत का तो वो कितना 2600
37, ये नीलगिरी वाला है, दोदा बेटा। दूसरा ये है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो 2695 अन्नामलाई हो गया। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो दोदा बेटा जो नीलगिरी पहाड़ी पर है, ये 2633 किलोमीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है जो 1690 मीटर है। और पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी जो उड़ीसा के गंजाम जिले में है। ठीक है ना। चलो 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संयुक्त बैठक का प्रावधान तो क्या है 108 में, अनुच्छेद के 108 में। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और अनुच्छेद हैं, उसको भी देख लेंगे हम। इसका विश्लेषण देख लीजिए। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है, और संयुक्त बैठक जो है संयुक्त साधारण विधेयक के या वित्त विधेयक के मामले की ही आहूत की जा सकती है। संयुक्त बैठक में धन विधेयक या संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं किया जाता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संशोधन विधेयक के संदर्भ में आहूत नहीं की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है रॉकी, ग्रेट डिवाइडिंग, एंडीज या आल्पस? आल्पस तो यूरोप में है। रॉकीज तो कहाँ है? उत्तरी में, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है। दक्षिण अमेरिका के बाद क्या था? एंडीज है। ग्रेट डिवाइडिंग तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है। और एंडीज जो है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी चोटी, लंबी शिखर बोलेंगे उसको, चोटी, लंबी चोटी बोलेंगे। आल्पस लंबी श्रेणी है। अल्पस जो है यूरोप में है ना, अल्पस यूरोप में है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो एंडीज जगह इसका उत्तर। और एंडीज पर्वत जो है ना, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। इसकी लंबाई लगभग इसके 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है एंडीज पर्वतमाला। इस नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला में आती है एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत क्या आता है? नवीन मोड़दार पर्वत के रूप में आती है। मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत के सर्वोच्च चोटी अगर पूछा जाएगा इसका तो माउंट एकांगुआ है। माउंट एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। ठीक है। एंडीज पर्वत की श्रेणियों के मध्य चिम्ब्रेजो, कोटोपेक्सी, किपियापो, सांगियाहा और एकांगुआ ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत के तटीय मैदानों में मध्यवर्ती भाग में आटाकामा का मरुस्थल चिली में स्थित है। एंडीज पर्वत के जो तटीय मैदान भाग में, इसी में आटाकामा मरुस्थल जो चिली में स्थित है। एंडीज पर्वत के दक्षिण में पेटागोनिया का पठार भी पाए जाते हैं। इसके दक्षिण में पेटागोनिया का पठार भी पाए जाते हैं एंडीज पर्वत का। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों के अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है? चौथी, दूसरी, तीसरी या पहली? क्या कहा जाता है इसमें? इसका उत्तर है दूसरी। इसका विश्लेषण, आरबीआई जो है अधिनियम 1934 में दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य बैंक कहा जाता है। और आरबीआई बैंकों को अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में बांटता है। आरबीआई के अधिनियम दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्य के रूप में माना जाता है। आरबीआई के अनुसूची 2 में शामिल बैंक वित्तीय स्थिरता निवेशकों की दृष्टि के अनुकूल होता है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको कभी प्राप्त नहीं हुआ? किस खेल को? विराट कोहली को तो मिला है, MS धोनी को मिला है, सचिन तेंदुलकर को मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला है। ये आंसर है इसका। विराट कोहली को कब मिला है? विराट कोहली को 2018 में मिला है इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। MS धोनी को 2007 में मिला है। और सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में लगभग मिला है। तो विराट कोहली को मिला है 2018 में, MS धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में मिला है। और रोहित शर्मा को भी मिला है। रोहित शर्मा को मिला है 2020 में मिला इनको। और सबसे पहले जो मिला है, सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहला जो मिला है
इसको मिला विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद को मिला है। ये 1991-92 में मिला विश्वनाथ आनंद को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 73 सॉरी। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता? ग्राम पंचायत के किस अविश्वास प्रस्ताव उसमें नहीं ला जा सकता? किस समय? मुखिया मतलब ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक, पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यालय के अंतिम 6 माह तक, मतलब 2 वर्ष से पद अवधि जिस दिन से ग्रहण किया उससे पहले पद अवधि से प्रथम 2 वर्ष, पद अवधि से प्रथम 2 वर्ष तक या कार्यालय के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता। किस सदस्य को? एक मुखिया को, एक उप मुखिया को, दोनों में से किसी को भी इसमें नहीं ला सकते हैं आप। ठीक है। 74 नगर पालिका के अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका का अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? नगर पालिका देखिए भाग 9 में स्थानीय स्वशासन की बात कहा है, स्थानीय स्वशासन का बात कहा है। भाग 9A में पंचायत का बात कहा होगा, पंचायत का बात कहा है, पंचायत का भाग। इसमें क्या है? 243 अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक है। और नगर पालिका की बात क्या है? नगर पालिका पी से जेड तक है। नगर पालिका पी से जेड तक है। नगर पालिका कहाँ है? पी से जेड जी तक, पी से जेड जी तक। तो ये वाला होगा नगर पालिका का। नगर पालिका में अभिप्राय भारतीय संविधान की संसद से 243 पी से जेड तक। ये तो ग्राम पंचायत की बात किया है। ठीक है। तो इसका हम देखते हैं। नगर पालिका से अभिप्राय 243 पी से 243 जेड जी तक है। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषा क्या है? 243 का क्यू में नगर पालिका का गठन है। 243 का आर में नगर पालिका की संरचना है। 243 का एस में वार्ड समितियों का गठन है। 243 टी में स्थानों का आरक्षण है। 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि है। और जेड जी में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो सबको पता होगा 1971 तक। क्वेश्चन तो बड़ा इजी रह गया। इससे आगे बढ़ते हैं। 1962 में चाइना का युद्ध हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था। 1974 में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा में पहला परमाणु बम पोखरण में पहला परमाणु बम परीक्षण किया था। परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में 1974 में स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। 1974 में 1974 में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? घाघरा की सहायक नदी है राप्ती। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। राप्ती है। राप्ती के बाद आपका कुआना है। कुआना है। कुआना के बाद छोटी गंडक है। छोटी गंडक ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है। इसका आंसर हो गया राप्ती नदी, घाघरा की सहायक नदी। अशोक रुद्र व AS माने मॉडल का आधारित किस पंचवर्षीय योजना है? देखिए पहला पंचवर्षीय योजना तो आपके पास हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल, तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है आपका सुखमय चंद्र चक्रवर्ती मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है आपका अशोक रुद्र मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल है। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना दूसरे के लिए है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ना अशोक रुद्र मॉडल है और MS मान्य मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना यह है अशोक रुद्र मॉडल। पांचवी भी गॉडगिल है। पांचवी कोई किस गॉडगिल मॉडल है।
ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? भारत का प्रथम तो कृषि था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? कृषि था। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, ठीक है। शरणार्थियों का पुनर्निवास करना, ये भी ठीक है। और खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि के आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, ये भी ठीक है। ये मतलब मोटामोटी सभी ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का तो कृषि और उत्पाद दोनों, द्वितीय का उद्योग था, तृतीय का कृषि उत्पाद दोनों था। कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के किस क्रिकेटर को राज्य वन विभाग और वन्य संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? क्या कर्नाटक सरकार ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? अनिल कुंबले को बनाया था। कर्नाटक सरकार ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर राज्य वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अनिल कुंबले को। हाल ही में सुर्खियों पर रहने वाला ई हंसा है क्या? ई हंसा क्या है? ई हंसा एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान है। ई हंसा क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान है। ई हंसा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर विमान है, ठीक है ना। मोनाको ग्रैंड पिक्स के में मोनाको ग्रैंड पिक्स फार्मूला 2 इसका एनालिसिस देख लेते हैं। ई हंसा वाला का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है हमें, इसमें कुछ और फैक्ट मिल जाएगा। ई हंसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। ई हंसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का निर्माण स्वदेशी तकनीकों में किया जाएगा। भारत ने अगली पीढ़ी के 2 सीटों वाले ई हंसा एयरक्राफ्ट को विकसित करने के लिए प्रक्रिया शुरू किया। 2 सीटों वाले ई हंसा एयरक्राफ्ट, 2 सीट का ई करेगा ये। नए इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट बेंगलुरु स्थित IRNAL द्वारा तैयार की जाएगी। नए इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट बेंगलुरु में स्थित IRNAL द्वारा तैयार की जाएगी। ई हंसा की लागत 2 करोड़ रुपये आएगी, जो विदेशों से खरीदे जाने वाले ट्रेनर विमान से लगभग 50% कम है। वर्तमान में स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कीमत लगभग 4 करोड़ है। इसका उद्देश्य सस्ती पर्यावरण अनुकूल फ्लाइट ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करना, ठीक है। मोनाको ग्रैंड पिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है? कुसमैन है इसका। पहले भारतीय ड्राइवर कौन है मोनाको में जीतने वाले? कुसमैन, ठीक है। 42 का देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। मोनाको ग्रैंड पिक्स में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है? तो कुसमैन है। इसका है देखिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए भैया, 82 नंबर क्वेश्चन देखिए। विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व की पहली वैश्विक पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में किसके द्वारा जारी की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा, या फिर विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा, खाद्य कृषि संघ द्वारा? तो विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट बोला तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा किया गया था। एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू किया था? एक परिवार एक उद्यमी योजना किस संगठन में शुरू किया था? एक परिवार एक उद्यमी योजना किस संगठन में शुरू किया था? इससे पहले 42 का जो है एनालिसिस देख लेते हैं। 42 का 82 जो है ना, इसका एनालिसिस थोड़ा देख लेते हैं। मोनाको ग्रैंड पिक्स जो है, मोनाको ग्रैंड पिक्स फार्मूला 2 रेस जीतने के लिए भारतीय ड्राइवर को कुसमैन बने। कुसमैन BWT अल्पाइन F1 टीम के रिजर्व ड्राइवर थे। कुसमैन डैम्स लुसाक ऑयल टीम के लिए ड्राइवर करते हुए मोनाको ग्रैंड पिक्स के फार्मूला 2 रेस जीते। ये हो गया। 82 नंबर का देख लीजिए। विश्व की पहली पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट 2025 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया था। यह विश्व की पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति को पहली व्यापक वैश्विक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब संक्रामक पशु रोग नए भौगोलिक क्षेत्र में फैल रहे हैं। इनमें लगभग 47% रोग ऐसे हैं जो पशुओं से इंसानों पर फैल सकते हैं। इन्हें जूनोटिक या पशुजन्य रोग कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन में वैश्विक व्यापार या विस्तार रोग फैलाने के प्रमुख कारकों में से एक है। वैश्विक व्यापार या विस्तार फैलाने में एक है। इस रिपोर्ट का अनुमान के अनुसार 2050 तक रोगाणुरोधी प्रतिरोध एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण पशुधन की भारी हानि होगी। इससे 2 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे पर पड़ जाएगी और परिणाम स्वरूप $100 ट्रिलियन आर्थिक नुकसान भी होगा।
रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें हैं बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा उपायों जैसे अन्य नियंत्रण उपायों के साथ साथ सुरक्षित व प्रभावी टीकों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने, रोग निगरानी प्रणाली में सुधार आदि के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो पेरिस के फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल देश एजीजुटीज के रूप में हुई थी। 2003 में इसे विश्व पशु संगठन के नाम दिया था। एक परिवार एक उद्यमी अभियान किस राज्य में शुरू की गई थी? एक परिवार एक उद्यमी किस अभियान में शुरू की गई थी? ये आपको आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। एक परिवार एक उद्यमी योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। भारत का प्रमुख नागरिक विमान कार्यालय विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हैदराबाद में किया जाएगा विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर पुस्तक नामक किसके द्वारा लिखी गई है? पूजा पुजारा चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, क्रिकेटर है, उसके द्वारा ही लिखी गई है पुस्तक। ठीक है, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है। इस पुस्तक में चेतेश्वर पुजारा के साथ अपनी पहली मुलाकात, लव मैरिज, चेतेश्वर के करियर के बारे में, करियर के पूरे दौरे के भारतीय क्रिकेट टीम के अंदरूनी कहानी के बारे में लिखा गया है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, यह भारत की किसी क्रिकेटर वाइफ की द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? किन परिस्थितियों में? बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ाकर, और कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र में रिसाव होने पर। बोल रहा है हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी कब बढ़ेगी? दूरी तब बढ़ेगी जब कुछ हाइड्रोजन गैस के पात्र में रिसाव होने पर, और दूसरा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। दूसरा हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा देंगे। जब रिसाव करेंगे, आयतन बढ़ाएंगे, तो उसके मध्य के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका 2 और 3 सही है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिला जाने पर ना दूरी नहीं बढ़ेगी और अंदर आएगी। तो इसका सी होगा आंसर। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल का नामकरण क्या है? आधार क्या है? इसका घनत्व सामान्य जल से 3 गुना होगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाएगा। हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत समस्थानिक होगा। बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाएगा। भारी जल का नामकरण यही होता है। अभिक्रिया Fe3+ E नेगेटिव ऋणात्मक और Fe2 धनायन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसका ऑप्शन टी है। Fe3+ को ऑक्सीकारक कहा जाता है। तरल के प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। तरल के प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। तरल के प्रभाव का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैस तरल के समान व्यवहार करती है। गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। 104 नंबर का सी है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? COOH जो किस, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को क्या बोलते हैं? COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो इसका क्या है? क्रियात्मक समूह में उपस्थित क्या होता है इसमें? इसका होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। COOH को उपस्थित में इसको यही बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक परमाणु डैश से बने होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बने होते हैं। क्या होगा? देखिए इसका आंसर 3 अन्य कार्बन परमाणु, 5 अन्य कार्बन परमाणु, 2 अन्य कार्बन परमाणु, 4 अन्य कार्बन परमाणु। तो 4 अन्य कार्बन परमाणु होंगे इसका एक डायमंड में। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से किस गैस का निकलती है? अमोनिया निकलती है। ये तो सबको पता है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। अमोनिया निकलती है। ठीक है। 107 का ए हो गया। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है? एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। लयन काय की खोज के लिए डूबे हुए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? लयन काय की खोज के लिए किस वर्ष जो है, लयन काय की खोज के लिए किस वर्ष, लयन काय की खोज के लिए डूबे को किसको
डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? लयन काय मतलब लाइसोसोम, लयन काय को आप लाइसोसोम भी बोल सकते हैं, लयन काय को लाइसोसोम भी बोल सकते हैं। लाइसोसोम की खोज के लिए, लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? बोल सकते हैं आप 1974 में लोयन इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। श्लेष्मा झिल्ली की सृजन, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस, आइटाइटिस या गैस्ट्राइटिस? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, साइटोलॉजी या फिर डिप्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलिसिस? क्या कहते हैं इसको? इसका आंसर होगा प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। क्षय रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, बैक्टीरिया या फिर कवक? इसका क्षय रोग तो बैक्टीरिया होता है ना। क्षय रोग किसका होता है? बैक्टीरिया होता है। 113 में रक्त डैश उत्तक का एक कारक है। रक्त क्या है? डैश उत्तक का एक कारक है। रस, रक्त क्या है? डैश उत्तक का कारक है। तरल संयोगी उत्तक बोलते हैं रस को। रस को क्या बोलते हैं? तरल संयोगी उत्तक बोलते हैं। संयोगी उत्तक बोलते हैं ना रक्त को। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में क्या होता है? स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में डैश होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में क्या होता है? डैश होता है। क्या होता है ये? क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? पुनर्जनन का होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनरिया में पुनर्जन्म होता है। अस्थि के आधार पर द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? अस्थि के आधार पर ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? इसमें जो है इसमें 62% होते हैं। इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, 62% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उसमें 75 क्वेश्चन करा दिए इसमें, और इसमें इतना क्वेश्चन बचे हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं 75 क्वेश्चन। इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया 75 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें बचे हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कराएंगे इसको। चलिए धन्यवाद आज के लिए।